तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वेक्टर। सबसे पहले बात तो ये कि फिजिकल क्वांटिटीज का जो क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो उसमें टू टाइप्स में हुआ। तो देखिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन जो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग डायरेक्शन, on the basis of having direction. तो इसमें दो पार्ट आया। कौन कौन सा पार्ट देखिए। पहला हुआ स्केलर और दूसरा वेक्टर। डिफिनेशन के बेसिस पर ही फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें कि आपका बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। बट यहाँ पर डायरेक्शन के बेसिस पर हुआ है। तो डायरेक्शन के बेसिस पर आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है स्केलर, दूसरा वेक्टर। ठीक है। तो स्केलर वेक्टर के बारे में 9th क्लास में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं। बट स्केलर यहाँ हम लोग देखें तो स्केलर क्या हो गया, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर के पास क्या होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी होता है इसके पास और साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है इसके पास। ठीक है। और इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है तो क्या जवाब दीजिएगा? अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है तो क्या जवाब दीजिएगा? बोलिए। नहीं, मैग्नीट्यूड होता क्या? मैग्नीट्यूड क्वांटिटी नहीं है, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी का प्रॉपर्टी है। मैग्नीट्यूड क्वांटिटी का प्रॉपर्टी है, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी थोड़ी है। और मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखिए, जब कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है हाउ मच, तो जवाब जो मिलता है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, हाउ मच। किसी भी क्वांटिटी का हाउ मच से जो जवाब मिला वही हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो समझिएगा, तो यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब पहले समझ लीजिए कि मैग्नीट्यूड का मतलब है हाउ मच। मैग्नीट्यूड का मतलब है हाउ मच। कोई भी क्वांटिटी का जवाब अगर हाउ मच से मिल रहा है तो समझिए मैग्नीट्यूड मिल रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए, अगर हम लोग एग्जांपल कंसीडर करें तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पर ये ग्राउंड है। ऊपर में अगर कोई मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मास m है। ग्राउंड लिया हम लोगों ने, यहां मास m है। ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ मास आप देखते हो, यहां पर, यहां जो ये भी ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, सिर्फ इसका मास देखते हो आप, तो मास क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर कोई बॉडी जिसका मास m है वो ऊपर से नीचे आ रहा है अंडर अ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ और ग्राउंड, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेट। क्या बोलेंगे, वेट। वेट एक क्या है, फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है। ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड किस पर, इस मास m पर, उसको क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। तो सबको पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले से पढ़ते आए हैं। और ये जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो इस फोर्स को हम लोग वेट कह रहे हैं।
हमारे नॉर्मल लाइफ में जो हम लोग वेट की बात करते हैं, जो हम लोग मास का मेजरमेंट करते हैं, वो वेट ही मेजरमेंट होता है, मास नहीं मेजरमेंट होता है, बेसिकली वो वेट मेजरमेंट होता है। लेकिन उसी के हिसाब से सब कुछ चलता आया है, तो कैलकुलेशन चल रहा है। जब हम लोग किसी वेइंग मशीन पर जब हम लोग कुछ रखते हैं ना, आज इलेक्ट्रॉनिक आज वेइंग मशीन है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पर जो आप रीडिंग देखते हो, वो रीडिंग क्या है? एक तरह से वेट ही है। वो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन का रीडिंग होता है। किसी भी वेइंग मशीन पर कुछ जब रखते हो तो नॉर्मल रिएक्शन का वो रीडिंग होता है। नॉर्मल रिएक्शन खुद में एक फोर्स है, ठीक है? तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड, ये क्या हो गया? आपका वेट हो गया, ठीक है? तो खैर चलिए, वो अलग मुद्दा है, इस पर आते हैं हम लोग। फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड क्या हो गया? वेट हो गया। तो ये जो W = mg लिख रहे हैं हम लोग, ये क्या है? वेट। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड क्या कितना हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड मास मान लेते हैं कि मास मान लेते हैं 10 kg है, और जी का वैल्यू कितना है? 10 मीटर/सेकंड²। अब ये सब पहले से जानते हैं। W = क्या हो गया? 10 × 10 कितना हो गया? 100 न्यूटन। लेकिन बात ये है कि जो 100 न्यूटन फोर्स लगा है, वो किस डायरेक्शन में लगा है? तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा है, नीचे की तरफ। ये मास, ये आपका वेट जो है, वो नीचे की तरफ है। ये कौन से डायरेक्शन में है? ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन भी मिल गया मेरे पास। ये हमारे पास क्या मिल गया? डायरेक्शन। और ये हमारे पास क्या मिल गया? क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड। इसलिए वेट को क्या बोल देंगे? वेट को क्या बोल देंगे? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? और ये सिर्फ अगर मास कंसीडर कर रहे हैं तो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वेट कंसीडर कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी है, साथ साथ में डायरेक्शन भी है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? ओके, नोट कीजिए। डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए ऐसा है, जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है बताइए? एडो ये रे है, ठीक है? ये क्या है बताओ? लाइन। ये क्या है? इसके पास डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है। फिक्स डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड इज नॉट फिक्स्ड। क्या कह सकते हो? लेंथ इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है? लेंथ इज नॉट फिक्स्ड। इस लाइन में क्या है बताइए? ना ही लेंथ फिक्स है और ना ही डायरेक्शन फिक्स है। नाइदर लेंथ बोले तो यहाँ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, नॉट डायरेक्शन फिक्स्ड। लाइन सेगमेंट क्या हो गया? देखो फोन निकाल भी दिया। ओनली लेंथ इज फिक्स्ड। यूज करो। ठीक है, ये रे है, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है। रे क्या हो गया? इसके पास डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, क्योंकि मतलब लेंथ फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनडिफिनिटली एक्सटेंड कर रहा है। और ये लाइन है, ना ही आपका मैग्नीट्यूड फिक्स है, ना ही डायरेक्शन फिक्स है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में इनडिफिनिटली एक्सटेंड कर रहा है। और डायरेक्शन इसलिए फिक्स नहीं है, हाँ वही डायरेक्शन इसलिए फिक्स नहीं है कि दो डायरेक्शन है इसका। लाइन सेगमेंट हो गया, इसके पास लेंथ फिक्स है बट नो डायरेक्शन। और आपको पता है कि वेक्टर क्या हो गया?
देखिए वेक्टर क्या हो गया, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास फिक्स्ड मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड डायरेक्शन हो। अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड fixed magnitude and fixed direction अब देखिए तो किसका यूज करें जिससे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इसमें एक डायरेक्शन दे दिया, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ये, इसके पास क्या है? फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड। फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड किससे पता चल रहा है? लेंथ से। एंड फिक्स्ड डायरेक्शन। और यही रीजन है कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के हेल्प से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूज क्या होता है? टू रिप्रेजेंट वेक्टर, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। नोट कीजिए, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। जब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो मार्क बीच में ना लगा के, एरो मार्क बीच में ना लगा के हम लोग किसी एक इंड पर लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये रे है, फिर से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि रे है, बस ये नोटेशन के लिए यूज किया जाता है। जब हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये भी आप अगर चाहिएगा कि हम नहीं यहाँ नहीं दिखाएंगे सर, अगर कहिएगा यहाँ हम नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। अगर कोई इस तरह से दिखाता है, ये भी सही है, दोनों का दोनों सही है। लेकिन हम यहाँ एक बात बोलेंगे, दोनों के दोनों केस में हम लोग इस वेक्टर को कैसे दिखाते हैं? ए बी। दोनों के दोनों केस में वेक्टर को कैसे दिखाएंगे? ए बी। क्यों ए बी दिखा रहे हैं? क्योंकि बी के तरफ जा रहा है, डायरेक्शन किधर बढ़ा है? बी के तरफ। ठीक है, ये भी ए बी वेक्टर है, ये भी ए बी वेक्टर है। आई बात समझ में? ऐसा क्यों कहे? क्योंकि ए जो है इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट है। टर्मिनल मतलब वहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, ए जो है इनिशियल है, बी टर्मिनल है। ए जो है आपका टेल है और बी क्या है? हेड है। ठीक है, यहाँ जो ए है और बी, ए इनिशियल पॉइंट हो गया और टेल, स्पेलिंग से लिखे हैं, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट और क्या है बताइए? इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट और हेड। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारा बी की तरफ जा रहा है, तो हम लोग ए बी ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और ए आपका ए से चलना स्टार्ट हुआ, बी की तरफ गया। अब देखिए यहाँ एक बात आपको, जैसे कि इसमें इसी वेक्टर को, अगर इसी वेक्टर को चाहें हम लोग तो स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, सिंगल लेटर से। ठीक है, ए बी लिखिए, ए लिखिए, बात देखिए, बात देखिए। अब देखिए, अगर हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो, ए बी को मॉड में रखें, ए बी को अगर मॉड में, नहीं पियो पानी, नहीं पियो, ए बी को मॉड में रखें, या फिर ए बी को ऐसा रखें, या फिर हम लोग ए को मॉड में रखें, या ए को ऐसा रखें। सारे केसेस में ये नोटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ए बी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन की बात करोगे, डायरेक्शन, कई लोग इसको सेंस का भी नाम देते हैं। डायरेक्शन को सेंस भी कहा जाता है। सेंस क्या है? मतलब डायरेक्शन क्या है, किधर से किधर है,
along, नहीं ऐसा नहीं, from A to B along line drawn from A to B। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। डायरेक्शन क्या है? ए से बी की तरफ है। किसके अलोंग? ए और बी के बीच में जो लाइन ड्रॉ किया गया उसके अलोंग। डायरेक्शन का मतलब ये हो गया। और ये आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। आप इसमें से कोई भी एक मैग्नीट्यूड के लिए आप यूज कर सकते हैं। मॉड में डाले तो ही मैग्नीट्यूड है, वेक्टर हटा दिए तो भी मैग्नीट्यूड है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको एक सिंगल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, उसको मॉड में डाले तो ही मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का साइन हटा दिए तो भी मैग्नीट्यूड है। अब कई लोगों का ये मिथ होता है, क्या मिथ होता है कि सर आप ऐसा बोले कि ये जो हमारा ए बी है, ये ए बी है, ए बी है, ए और बी, ठीक है। अगर सर हम मान लेते हैं इस तरह से ऐसा ना लिख के हम ऐसे लिख दिए ए बी, तो कई बच्चा का ऐसा होता है सर कि हम ऐसा करेंगे, ए बी लिख देंगे और ऐसे दिखा देंगे, है कई बच्चा बोलता है। कई बच्चे के दिमाग में आ भी रहा होगा सही तो लिखा हुआ है, बी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो है पाप कर्म नहीं कीजिएगा, इसको बी ए लिख दीजिएगा। वो जस्ट एक नोटेशन है वेक्टर का, वो डायरेक्शन थोड़ी बता रहा है। अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसे जा रहा हो तो कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से ऐसा मत लिख देना। अब मान लेते हैं कि ऐसे जा रहा हो, और अगर क्रैश हो जाएगा, अगर ऐसे जा रहा हो तब तो इस तरह से ऐसा नहीं लिखा जाता है। जस्ट हम बता दिए आपको, ये ऐसा नहीं लिखना है, इस तरह से लिखना है। ये बी ए हो गया, आई बस में, ये ए बी है, ये बी ए है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, सुनो सुनो, ये ए बी है, ए बी, मान लो ए है, ये बी है। अभी जितना मस्ती करना, देखिए अभी हम सिखाना चाह रहे हैं आपको, सुनिए ध्यान से। ए बी और बी ए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बताइए? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट ए बी और बी ए का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड बी ए अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। देखो ऐसा है, जब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो ध्यान से, ए बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? माइनस बी ए। ए बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? माइनस बी ए। या फिर आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए इक्वल्स टू माइनस ए बी। जब भी आपका दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो हम लोग एक दूसरे के माइनस करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसको लिखा जा सकता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए, अगर आवाज़ नहीं, आपसे पूछा जाए कि ए बी और बी ए में एंगल कितना है? ए बी और बी ए में एंगल क्या है? एंगल बिटवीन ए बी एंड बी ए। देखो जीरो बोल रहा है, एंगल बिटवीन ए बी एंड बी, समझ रहे हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये बात समझ में आ गया। 180 का मतलब ये हुआ 180, ठीक है, 180 सब। और ये क्या हो गया? 0 0 0 0 0 0, समझ रहे हो ना? हाँ, तो जीरो का मतलब समझ गया। पहले दांत तोड़ेंगे उसके बाद बताएंगे हम, हाँ
मैग्नीट्यूड कहाँ निगेटिव लिख दिए भाई हम? वही तो हम बता रहे हैं तुमको। मैग्नीट्यूड जो है मॉड लगाने पर सिर्फ मतलब मॉड लगाए तब मैग्नीट्यूड दिखाएगा। यहाँ मॉड नहीं है ना भाई, तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। सो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड बी ए टू ईच अदर। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, सुनो ए, वेक्टर नोटेशन में एंगल रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? देखो ए बी ऐसे लिख देते हैं, देखो सुनो, अरे देखो ना जी, एक देखो इतना अच्छा गर्मी है यार, ए बी एंड बी ए, इतना पूरा लाइन ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है एंगल बिटवीन ए बी एंड बी ए। ठीक है, इसको एंगल ही पढ़ा जाता है, एंगल बिटवीन ए, इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए क्योंकि वेक्टर है ए बी, दूसरा कोई और वेक्टर है सी डी, ए बी है और ये सी डी है। और मान लीजिए कि ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का पड़ता है, अशुभ को एकदम नहीं, ए बी और सी डी का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। और डायरेक्शन जो है ए बी का इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ सी डी। जब दो वेक्टर यहाँ पर, जब दो वेक्टर का डायरेक्शन आपका सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या होगा? दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ए बी एंड सी डी क्या हो गया आपका? इक्वल हो गया। अब एंगल अगर पूछा जाए, एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, तो क्या बोलिएगा? 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, जब कभी भी ए बी और सी डी के बीच का एंगल 0 मिले, तो मान के चलो कि ए बी एंड सी डी, मान के क्या चलना है, ऐसा ही होता है। ए बी एंड सी डी कैसा वेक्टर है? ये पैरेलल वेक्टर है। कैसा वेक्टर हो जाएगा? पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसा करो कि एक मिनट, इसको लिखो, उसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है समझिएगा। से मान लीजिए लेट ए इज एनी वेक्टर एंड एम इज एनी स्केलर, तो m इंटू ए, जब किसी वेक्टर को स्केलर m से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें दो कंडीशन आ सकता है। पहला, m पॉजिटिव होगा तो क्या? m निगेटिव होगा। m पॉजिटिव हुआ, m में क्या बताएगा? m में एक ऐसा वेक्टर होगा, अ वेक्टर हुज magnitude equals to m into magnitude of vector a। मैग्नीट्यूड में यही आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एम ए इक्वल्स टू एम इंटू ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एम ए एक ऐसा वेक्टर हुआ जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ एम इंटू ए इक्वल्स टू क्या जाएगा? एम इंटू मॉड ऑफ ए। अब ध्यान से देखिए, सुनिएगा, डायरेक्शन ऑफ एम ए क्या हो जाएगा? सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए और एम ए के बीच में एंगल क्या होगा,
तो क्या बोलिएगा, ए और एम ए के बीच में एंगल क्या होगा, ए और एम ए के बीच में एंगल क्या होगा, जब डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल क्या होगा, 0। इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा सिचुएशन बहुत जगह पर आएगा जहाँ पर कि आपका माइंड खुद ब खुद कहना चाहिए कि हाँ दोनों का डायरेक्शन 0 होगा, दोनों के बीच में डायरेक्शन जो होगा 0 होगा, मतलब एंगल 0 होगा तो ऑब्वियसली डायरेक्शन जो है सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, एंगल 0 होगा। अब यहाँ देखिए ये एम ए क्या बताएगा, एम अगर निगेटिव हो गया, एम अगर निगेटिव हो गया तो एम ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम अगर निगेटिव हो जाएगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा बताइए, एम ए अ वेक्टर, या फिर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं ऐसा, एम ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एम इंटू ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हो जाएगा। और डायरेक्शन जो हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एम ए, एम ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ए और एम ए के बीच एंगल क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ एंगल क्या हो जाएगा 180, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, F1 कोई वेक्टर है 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ठीक है, F1 इक्वल्स टू है 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट। और अगर आपसे पूछा जाए 2F1 है, F2 कोई वेक्टर है जो 2F1 है, तो इसको आप क्या बोलिएगा, सो क्या बोलिएगा, तो 60 न्यूटन, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, ड्यू ईस्ट ही बोलिएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहे कि F3, अगर आपसे कोई पूछे कि F3 क्या होगा, अगर F3 -0.5 F1 है तो अब क्या बोलिएगा, -0.5 F1, रुक जाइए, -0.5 F1, तो आप कितना न्यूटन आएगा, पहला बात तो ये F1 कितना है बाबू, 0.5 मतलब क्या होता है, हाफ, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 15, तो ये हो गया 15 न्यूटन। और इसका डायरेक्शन किधर है, ईस्ट, या माइनस लग गया तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। अरे उन लोग, उसका आंसर है, उन लोग का आंसर है, अपना आंसर खुद दीजिए, उन लोग का सीखा हुआ आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा ना आपके लाइफ में। माइनस का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट, किसका, ये माइनस इसके साथ लगा ना, F1 का डायरेक्शन क्या था, ईस्ट, उसमें माइनस लग गया तो डायरेक्शन क्या बन गया, अपोजिट। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। 50 न्यूटन ड्यू क्या हो गया, वेस्ट। आई बात समझ में, अब क्लियर हुआ। अगर कोई आपसे पूछ दे -1.5 F1, तो कितना हो जाएगा, -1.5 F1 कितना हो जाएगा, 45, 1.5 टाइम्स हो गया, तो F1 का 30 का 1.5 टाइम्स 45 न्यूटन, F1 के अपोजिट ड्यू। अगर आपसे पूछ दिया जाए -2 F3, अब शुभ बताएगा, शुभ बताओ, कोई नहीं हेल्प करना जी, सक्षम एकदम नहीं। F5 इक्वल्स टू -2 F3, F5 इक्वल्स टू -2 F3, हाँ ठीक है। देखिए F3 क्या है, F3 क्या है, 15 न्यूटन ड्यू वेस्ट, F3 क्या है, 15 न्यूटन ड्यू वेस्ट,
2 से मल्टीप्लाई किए, आ गया 30 न्यूटन ड्यू। और F3 का जस्ट अपोजिट, F3 किधर जा रहा है? वेस्ट। तो F5 किधर जाएगा? ईस्ट। माइनस आ गया ना, ईस्ट। समझे? ऐसा। तो इस तरह से हम लोग माइनस प्लस करते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट और सेम समझ में आता है। अभी रुक जाइए, पूरा बात कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी देखिए, मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ए, और एक वेक्टर हम बनाना चाहते हैं 2a। कैसे बनाएंगे? 2a डायरेक्शन सेम रह जाएगा, लेंथ दुगना कर देंगे। हाँ लेंथ, हाँ वही कर रहे हैं। लेंथ का मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड है। लेंथ का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। तो हम ये बात बताना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मैग्नीट्यूड को लेंथ से दिखाए हैं। पॉसिबल नहीं। अब थोड़ी ऐसा है कि अब कोई 20 सेंटीमीटर है, 10 टाइम्स करेंगे तो कॉपी में थोड़ी बड़ा लेंथ से दिखाएंगे, लेकिन एक एजम्पशन ऐसा होता है कि लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लेते हैं ये 2a हो गया, ठीक है। अगर हमको दिखाना हो कोई वेक्टर 0.2a तो कैसे दिखाइएगा? बहुत छोटा वेक्टर हो जाएगा 0.2a। अगर मान लेते हैं हमको दिखाना है -1.5a तो कैसे दिखाइएगा? -1.5a। एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिएगा और इधर जाएगा, इससे छोटा रहेगा, इससे बड़ा रहेगा। समझ रहे हैं? इससे छोटा और इससे बड़ा रहेगा -1.5a। मगर मान लेते दिखाना हो हमको, इसका एक एज्यूम करके बताइए कि क्या होगा, इसको एस्टिमेट करके बताइए कितना इसका होगा, किस वेक्टर से दिखा सकते हैं? हाँ ठीक है, -2.5a। अब तो क्लियर हो गया होगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है ना? चलो ठीक है, रुक जाइए अभी और देखिए। मान लीजिए ये क्या है? नॉर्थ। आपको पता है कि ऑन पेपर हम लोग कैसे दिखाते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। फिजिक्स में एंगल्स के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। रेफरेंस लाइन कुछ ना कुछ तो कंसीडर करना पड़ेगा, बट एंगल्स भी चाहिए। अगर कोई डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा हो तो क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर इधर ड्रॉ करें, अब देखिए एंगल पहले समझिए, ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। कौन बोला 35? वो बोला 35। ओ देखो तो कितना ध्यान देता है शुभ। 45 तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ। Similarly here also this is south west और west south। 45 ये क्या है? 45 ये क्या है? साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ, ठीक है। ये एक डायरेक्शन का हो गया। दूसरा मान लीजिए ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट, ठीक है। अगर कोई एक फोर्स ऐसा हो एंगल 30 डिग्री और ये फोर्स लगा रहा हो 30 न्यूटन का, ये F1 फोर्स है। F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है, तो इसको डायरेक्शन कैसे बताइएगा? बताइए। हाँ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब देखो, जब ये सिंबल यूज करोगे तो ये सिंबल यूज करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट से भी 45 डिग्री एंगल बना के तुम जा रहे हो और नॉर्थ से भी 45 डिग्री एंगल बना के जा रहे हो। जब मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर पढ़ोगे उसमें इसका बहुत जम के यूज आएगा, और कहीं भी दे सकता है यूज, तो कहीं भी करवा सकता है।
एडवांस में तो जम के यूज करवा सकता है, मेंस के एग्जाम में तो उतना नहीं डेप्थ में जाएगा, लेकिन यूज तो रहेगा ही रहेगा। हाँ तो चलिए बताइए क्या, ईस्ट, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ। देखिए अपने समझदारी से सब लोग बोल रहे हैं, देखने के बाद एक माइंड में सेटअप कीजिएगा कि हम ऐसा लिखेंगे ऐसा रहेगा तो, लेकिन जो कन्वेंशन चला आया है वो कन्वेंशन क्या है, देखिए F1 इक्वल्स टू 30 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिधर जा रहे हैं वो डायरेक्शन, किधर जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, वो डायरेक्शन पहले लिखना है। ऑफ, ऑफ लिखने के बाद वो डायरेक्शन लिखना है जहां से चलना स्टार्ट किए। मतलब जो एंगल बना है वो एंगल किस डायरेक्शन में बना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंगल जो बना इस फोर्स का वो बना ईस्ट के साथ, ठीक है। किसके तरफ बना, नॉर्थ के तरफ बना, तो नॉर्थ पहले लिखाएगा और उसके बाद जिसके साथ एंगल बना वो बाद में लिखाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर आपका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है और ये ऐसा है, और मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है और ये F2 है, ठीक है, और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 20 न्यूटन है, तो बताएगी तानिया F2 को क्या लिखोगी, बताओ F2 को क्या लिखोगी, क्या 6 न्यूटन, 20 न्यूटन किधर जा रहा है वो, वेस्ट की तरफ, पहले वेस्ट लिखेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। लिखो फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, साथ में लिखिएगा वेक्टर्स विच कैन बी डिस्प्लेस्ड, which can be displaced parallelly without changing its physical properties, physical properties direction and magnitude, direction and magnitude, vectors which can be displaced parallelly without changing its physical properties are known as free vectors, are known as free vectors। और हम लोग के सिलेबस में यही पढ़ना है, ठीक है, फ्री वेक्टर्स ही पढ़ना है पूरे फिजिक्स में। एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर्स, बस लिख लीजिए, टर्म लिख लीजिए, इसको बार बार देखने का ज़रूरत नहीं है। लोकलाइज्ड वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स को कहते हैं जो कि स्पेस में किसी एक खास पॉइंट से पास करता है, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते इधर उधर। लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या हो गया, वेक्टर्स विच पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, वेक्टर्स विच पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ स्पेस is known as localized vector, known as localized vector, known as localized vector। इसमें कुछ बड़ा साइंस नहीं है, इसके पीछे दिमाग मत लगाना, बस आपके नोटबुक में होना चाहिए ताकि पता रहे। आगे देखिए, से डायग्राम बना के बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, एक्सिस बाई एक्सिस। अगर कोई एक वेक्टर है उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ए, अभी यहाँ भी हम लोग ला के दिख रही है ए, तो यहाँ ए क्या हो गया, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर। मान लेते हैं कोई पॉइंट है हमारा
बी x1 y1 और इसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से कोई वेक्टर पास कर रहा है, मान लीजिए कि वेक्टर ये बी है, तो ये क्या कहलाएगा? लोकलाइज्ड वेक्टर। क्योंकि अब अगर दूसरी जगह शिफ्ट कीजिएगा तो वो पॉइंट तो वहाँ रहेगा नहीं, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास करना है तो दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दीजिएगा तो वो पॉइंट तो रहेगा नहीं, तो क्या कहलाएगा? लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है, लिखिए।